अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे विद आवर लेक्चर ऑन हेमाटोलॉजी। हम लोगों ने आरबीसीज़ के डिसऑर्डर्स भी कर लिए हैं, डब्ल्यूबीसीज़ के डिसऑर्डर्स भी कर लिए हैं। इससे पहले हम लोग लिम्फोमा की टेबल डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोगों ने प्लेटलेट डिसऑर्डर्स करने हैं, ठीक है? क्योंकि आपकी डबल ए की क्लास में थोड़ा-सा ही टाइम रह गया है, तो हम इसको ना जल्दी-जल्दी रैप अप करेंगे, एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आपके मोस्टली होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स की वजह से ना आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। अब उसने आपको ना एक सिंपल सा रूल बता दिया है कि अगर आपने बेसिकली प्लेटलेट में प्रॉब्लम देखनी है तो आपने ब्लीडिंग टाइम देखना है। ब्लीडिंग टाइम होता है कि कितने टाइम में हमारा जो ब्लड, अगर हम एक प्रिक करते हैं ना, तो कितने टाइम में वो स्टॉप करता है, ठीक है? ब्लीडिंग टाइम देखना है। फिर आपने प्रॉब्लम दूसरी देखनी है, अगर कोएगुलेशन के लिए आपने देखना है ना कि कोएगुलेट यानी क्लॉट कितने टाइम में बनता है, तो हमने पीटी और एपीटीटी देखना है। ये उसने आपको एक कह लो कि ट्रिक बता दी है लैब इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से। दूसरी चीज़ अब आपके पास आ जाती है एमसीक्यूज़, ठीक है? तो उसने हमें ये सारे हमारे पास पेपर के एमसीक्यूज़ को ही उसने पॉइंट्स में दे दिया है। क्लॉट रिट्रैक्शन होती है वाया थ्रोम्बोस्थेनिन, ठीक है? थ्रोम्बोस्थेनिन आपका एक क्लॉटिंग फैक्टर कह लो कि एक क्लॉटिंग प्रोटीन है जो क्लॉट रिट्रैक्शन करवाता है, ठीक है? थ्रोम्बस प्रोपगेशन प्रिवेंट करते हैं हम एंटीकोएगुलेंट से। एंटीकोएगुलेंट कौन सा लेते हैं हम? हेपरिन, ठीक है? थेरेप्यूटिक डोज ऑफ हेपरिन इन डीवीटी, ये एज सच पेपर में ज़्यादा नहीं आया हुआ, याद हो जाता है तो कर लो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज ये वैल्यू ना इतनी पेपर में नहीं पूछी जाती। प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय टैक्स टू, ठीक है? और एस्पिरिन इसको इनहिबिट करती है। बेसिकली उसने ये कहा है कि अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन का डिफेक्ट होता है तो आपके पास जो प्रॉब्लम आती है ना, वो थ्रोम्बोक्सेन A2 एंजाइम में आती है, ठीक है? अगर प्लेटलेट एडहिजन का डिफेक्ट आता है तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर में डिफेक्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के सवाल है, ये दोनों पेपर में ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और एग्रीगेशन और एडहिजन दोनों में अक्सर जो है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्रीगेशन होता है दो सेल्स का या काफ़ी सारे सेल्स का इकट्ठे होना, एग्रीगेट होना। एडहिजन होता है उनका वॉल के साथ चिपकना, ठीक है? ये दोनों का बेसिकली डिफरेंस होता है। उसके बाद आपके पास बेस्ट इंडेक्स ऑफ प्लेटलेट क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम आ जाता है। प्लेटलेट की हाफ लाइफ याद करनी है, उसका लाइफ स्पैन याद करना है। नेचुरल एंटी थ्रोम्बोटिक जो होता है वो आपके पास प्लाज्मिनोजिन होता है, एंटी कोएगुलेंट हेपरिन होता है। ये दोनों में भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पेपर का सवाल है। प्लेटलेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन आईटीपी। आईटीपी में हम प्लेटलेट्स नहीं देते, ठीक है? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो होती है ना, वो किसको इनहिबिट करती है? तो वो आपके पास फैक्टर 10A को जो है ना इनहिबिट करती है, ठीक है? ये भी एमसीक्यू है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ प्लेटलेट पूल इज स्टोर्ड इन स्प्लीन, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑल एंडोथेलियल सेल्स एक्सेप्ट दोज इन द सेरिब्रल माइक्रोसर्कुलेशन प्रोड्यूस थ्रोम्बोमॉड्यूलिन, ठीक है? अब बेसिकली ये बताया गया कि थ्रोम्बोमॉड्यूलिन कहाँ-कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सबसे स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हेपरिन बताया ना एंटीकोएगुलेंट होता है, तो ये क्या करता है? प्लेटलेट्स को कम कर देता है। तो इसका सबसे बेस्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है सेरोटोनिन रिलीज एसे। प्लेटलेट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 4 आवर्स वंस द ब्लड बैग इज ओपन, ठीक है? ये अब आपको जनरल प्रिकॉशन बताया, ये एज सच पेपर में नहीं आता, ठीक है? मेगा कैरियोब्लास्ट या मेगा कैरियोसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं जिनके अंदर डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स में क्या होता है? एडीपी और कैल्शियम और अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है? ये अब आपको ये याद करने हैं आपने, ठीक है? कि मेगा कैरियोसाइट्स का क्या मतलब होता है। फिर एंटीकोएगुलेंट के हवाले से आपको बताया है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू एंटीकोएगुलेशन ट्रीटमेंट होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा या कोई भी सर्जरी होगी तो उसमें हमने एंटीकोएगुलेशन ट्रीटमेंट नहीं देनी, ठीक है? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर, प्रेगनेंसी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? पर प्रेगनेंसी पेपर में तो सवाल आ जाता है कि प्रेगनेंसी में कौन सा एंटीकोएगुलेंट देते हैं? तो ये बेसिकली ना एंटीकोएगुलेशन ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरल लिखा हुआ है,
ठीक है, प्रेगनेंसी को यहाँ ओरल कैटेगरी में काउंट किया है कि ओरल वॉरफ्रिन होती है आपके पास, ठीक है। तो वॉरफ्रिन ओरल आपने प्रेगनेंसी में नहीं देनी, टेरेटोजेनिक होती है। अगर वो आपसे आईवी का पूछे तो हम हेपरिन दे सकते हैं प्रेगनेंसी में। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है अगर रीसेंट मेजर सर्जरी हुई हो, रीसेंट सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ हो या सवेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, ठीक है। इनको हमने रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्यों कहा है, क्योंकि इसमें हम ना पेशेंट की हालत के हिसाब से डिसाइड करते हैं, वो कितनी देर तक इमोबिलाइज हुआ है, हमें क्या ज़रूरत है उसमें प्लेटलेट्स कम करने की, ये हम पेशेंट की क्लिनिकल डायग्नोसिस पे बेस करते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें ना आपको एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस और रिलेटिव इस हवाले से याद करनी है कि वो पेपर में कॉन्ट्राइंडिकेशंस पूछ लेते होते हैं, ठीक है। फिर पैथोलॉजी, प्लेटलेट टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज मोस्ट सुपरफिशियल, ठीक है, बेसिकली स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में। अभी उसने आपको ये बताया है कि अगर प्लेटलेट्स का डिफेक्ट होगा ना तो सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, सिर्फ उसमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, इडियोपैथिक और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं। तो इनमें क्या होता है कि सिर्फ ब्लीडिंग टाइम जो होता है ना वो इंक्रीज होता है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। ये उसने अब आपको ना पास पेपर्स के सवाल सॉल्व करने का तरीका बताया है। बेसिकली ना अगर किसी को प्लेटलेट्स के क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूजन होती है, ठीक है, जैसे आप डबल ए खोलते हो आपको समझ में नहीं आता कि ये सारे सवाल तो एक जैसे लगते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आईटीपी का सवाल है, ये टीटीपी का सवाल है, ये प्लेटलेट डिसऑर्डर है, ये क्या है। तो आपके लिए बेस्ट जो एडवाइस है ना वो ये है कि अपनी नसीम शहजाद साथ रख के खोलो और फिर वो सवाल देखो, क्योंकि इसमें उसने बड़ा अच्छा आपको ना तरीके बताए हैं कि कैसे आपने सवालों को डिफरेंशिएट करना है। ये उसने थ्योरी नहीं दी, ये उसने आपको डबल ए के एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका बताया है, ठीक है। हमारी एमएनएस वो सबसे क्लोज बुक है जो डबल ए के साथ साथ चलती होती है, क्योंकि इसमें वही थ्योरी पॉइंट्स लिखे होते हैं जो डबल ए के एमसीक्यूज होते हैं। तो इसमें उसने अब आपको ये बताया है कि जब भी आपको पेपर में एक स्टेटमेंट आए ना और उसमें आपने डिफरेंशिएट करना हो प्लेटलेट डिसऑर्डर्स को किसी भी कोएगुलेशन डिसऑर्डर से। कोएगुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है कि उसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने उसकी लैब वैल्यूज़ देखनी है। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में क्या होगा कि सिर्फ ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, बाकी दोनों चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा प्लेटलेट का डिसऑर्डर है, ठीक है। अब प्लेटलेट डिसऑर्डर में दूसरी चीज़ क्या आ जाती है आपके पास, दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कि इन डिसऑर्डर्स के नाम। तो उसने आपको इनका नाम दिया हुआ है कि आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, ठीक है, और टीटीपी। ये दो वो डिसऑर्डर्स हैं कि जो हमारे प्लेटलेट डिसऑर्डर्स हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है। फिर क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर आते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर में ना स्टेम में उसने आपको डीप ब्लीडिंग का बताया होगा। डीप ब्लीडिंग का एग्जांपल उसने दे दिया, जॉइंट में ब्लीडिंग बताई होगी, मसल में ब्लीडिंग बताई होगी, हीम आर्थरोसिस, हीमाटोमा, ठीक है। जैसे हीमोफीलिया में क्या होता है, हीम आर्थरोसिस होता है। इसमें क्या होता है, पीटी और एपीटीटी इंक्रीज होते हैं, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहता है। फिर उसने आपको ना पाथवेज का बताया है, ठीक है। पहले हम पाथवेज की थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एंड पे पिक्चर दी है उससे मैं आप लोगों को ना पाथवेज का जो है ना वो समझाऊंगी कि कैसे होते हैं। तीन पाथवेज होते हैं, तीन पाथवेज होते हैं आपके पास, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन, ठीक है। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एंड पे दोनों मिला के कॉमन पाथवे बनाते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे ये अब एमसीक्यूज हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में सिर्फ फैक्टर 7 इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है ना, ये पीटी जो है ना ये मार्कर है एक्सट्रिंसिक पाथवे का, और ये बड़ा कॉमनली पेपर में सवाल आता है, ठीक है। पीटी और वॉरफ्रिन, वॉरफ्रिन एक्ट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर। फिर ये उसने आपको ना निमोनिक भी दे दिया है वीपीटी। उसके बाद आपके पास आता है, उसने आपको एक सवाल भी दे दिया कि अगर हमने ओरल एंटीकोएगुलेंट, ये आपके तीन एमसीक्यूज हैं। एक तो पूछा जाता है वॉरफ्रिन का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल होता है। दूसरा वॉरफरिन के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है, तो आपने आईएनआर प्रेफर करना होता है, ठीक है। तीसरी चीज वो आपसे पूछ लेता है वॉरफरिन कौन से पाथवे से एक्ट करता है, तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे से एक्ट करता है। इंट्रिंसिक में आ जाओ तो उसके ऑपोजिट ही सारे आपके एमसीक्यूज हैं, एपीटीटी, ठीक है। इंट्रिंसिक के फैक्टर्स होते हैं 8, 9, 11, 12। उसके बाद उसने आपको बताया कि हीमोफीलियाज,
ये इंट्रिंसिक पाथवे से एक्ट करते हैं। हेपरिन भी आपका इंट्रिंसिक पाथवे से एक्ट करता है, ठीक है। कॉमन पाथवे में क्या इंक्लूड होता है? फैक्टर 10, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ कॉमन पाथवे आर 1, 5, 2 एंड 10, ये आपने रिमेंबर करने हैं, ठीक है। फिर उसने कहा है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे हैविंग ओनली फैक्टर 7, रिमेनिंग ऑल फैक्टर्स आर इन इंट्रिंसिक पाथवे। तो ये उसने आपको तरीके बता दिए कि इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी आपने कहा है कि वार्फरिन किस एक्सट्रिंसिक पे एक्ट करता है और हेपरिन इंट्रिंसिक पे एक्ट करता है मैम? हाँ जी, ठीक ठीक हो गया मैम, बस ये कंफर्म करना था मैम। ठीक है। अच्छा, फिर उसने अब आपको ना पाथवे क्लॉटिंग फैक्टर के पाथवेज का एक्टिवेशन का बता दिया है, ठीक है। फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर होता है। अच्छा, यहाँ पर ना बुक में उसने ना अलहदा से टेबल नहीं दी है फैक्टर्स के नाम की, ठीक है। वो आपके डबल ए में आई थिंक दी होगी। आपने ना फैक्टर्स के नाम याद करने हैं। अगर नहीं भी दी है ना टेबल, तो गूगल से पिक्चर निकाल करके ये जो फैक्टर्स है ना, इनके नाम याद करने हैं आपने, ठीक है। कुछ फैक्टर्स जो कि कॉमनली आते हैं ना, फैक्टर 3, फैक्टर 5, फैक्टर 10 और फैक्टर 12, इनके दूसरे नाम जो इनके इंग्लिश नेम्स है ना, वो याद करने हैं, ठीक है। ये पेपर में आ जाते होते हैं तो अक्सर हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सा फैक्टर है। जैसे फैक्टर 12 है ना, इसका दूसरा नाम है हैगमैन फैक्टर, ठीक है। तो ये आपने जो है ना नेम ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, उसने अब एक्टिवेशन का बताया है कि किस तरीके से जो हमारे पास फैक्ट ये कोएगुलेशन पाथवे है ना, ये एक्टिवेट कैसे होता है। तो आपके पास सबसे पहले हैगमैन फैक्टर होता है। ये एक्टिवेट होता है किसी भी इंजरी में। सपोज इंजरी हो गई है, कोलेजन एक्सपोजर हो गया है, तो ये फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये फैक्टर एक्टिवेट करेगा इंट्रिंसिक पाथवे को। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है ना, वो एक्टिवेट होता है बाय टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर इज योर फैक्टर 3, ठीक है। ये फैक्टर 3 की बात की गई। इट इज रिलीज फ्रॉम ट्रॉमेटाइज टिश्यू, ठीक है। बिगेन्स बाय ब्लड वेसल या सराउंडिंग टिश्यू। एक्टिवेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक पाथवे की एक्टिविटी कॉमन पाथवे से कैसे होती है? फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2A में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बाय ये वाले कोफैक्टर्स। फिर फिब्रिनोजिन जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, बाय फैक्टर 2A। अब ये बेसिकली ना आपको कह लो कि एक उसने स्टोरी बताई हुई है कि कैसे कोएगुलेशन पाथवे जो है ना, वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। जो रीड मैं कर रही हूँ ना, वो मैं कर रही हूँ पेज नंबर 421 से। और एक्सप्लेन मैं आपको ये डायग्राम कर रही हूँ क्योंकि उसने ये डायग्राम ही बेसिकली आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज तो ये है कि 3 पाथवेज हैं हमारे पास, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन, ठीक है। जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसके अंदर आपके सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं एक्सेप्ट फॉर 7। 7 आपका एक्सट्रिंसिक में आता है। ये दोनों पाथवेज मिल करके एंड पे बताते हैं फैक्टर कॉमन पाथवे, जिसके अंदर आपका फैक्टर 10 और उसके बाद उससे आगे जो है 5, 2, 1 और 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो है ना, ये आपके आते हैं, ठीक है। पहली पिक्चर में तो ये एक्सप्लेन किया गया आपका कि फैक्टर 10 आ गया है, फैक्टर 2 आ गया है, फैक्टर 1 आ गया है, ठीक है, फैक्टर 13 आ गया है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो आपको दिया है ना, फिब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे आपके फैक्टर्स के नाम हैं, ठीक है। ये उसने आपको ये वाले फैक्टर्स बताए हुए हैं। उसके बाद नीचे उसने आपको जो है ना बता दिया कि कैसे ये कोएगुलेशन पाथवे वर्क करता है। अगर इंट्रिंसिक पाथवे है ना, तो इंट्रिंसिक पाथवे होता है जब आपके पास इंजरी होती है आपके कह लो के सब एंडोथीलियल लेवल पर या कोलेजिन के लेवल पर, कोलेजिन इंजरी, अंदर की इंजरी हुई है, तो आपका फैक्टर 12 सबसे पहले एक्टिवेट होता है, ठीक है। 12 कन्वर्ट होता है 12A में। ये इतनी डिटेल पेपर में नहीं आती, लेकिन ये आपको अगर पता हो तो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हो जाती है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारा जो है ना, वो एक्टिवेट होता है जब हमारे पास टिश्यू के लेवल पर इंजरी होती है, ठीक है, तो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है।
अब उसमें क्या होता है कि फैक्टर, क्योंकि एक ही फैक्टर है, 7A कन्वर्ट होता है, 7 जो है वो कन्वर्ट होता है इंटू 7A। ठीक है, अब बेसिकली ना उसने आपको सारा यही बताया है कि कैसे फैक्टर 10 बनता है, फैक्टर 11 बनता है, 9 बनता है। और फिर ये सारे जो है ना फैक्टर्स, ये फैक्टर 10 जो है ना वो कंबाइन कर करके इन दोनों को एक कॉमन पाथवे के अंदर ले आता है। ठीक है, और ये कन्वर्जन होती है डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की इनटू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट्स। उसके बाद इवेंचुअली ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स मिल करके ना एक क्लॉट पर एक्ट करते हैं और एक क्लॉट बना देते हैं, फिर क्लॉटिंग होती है। ये सारा उसने आपको एक मैकेनिज्म बताया है कि ऐसे ऐसे ये सारे फैक्टर्स जो है ना ये कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, पेपर के रिस्पेक्ट से अगर मैं आपको बताऊं तो विद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ना ये आपको बहुत कम पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर किस में कन्वर्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा है ना तो वो आपसे फिब्रिनोजिन का पूछ लेते हैं कि फिब्रिनोजिन जो होता है ना इसकी फिब्रिन में कन्वर्जन होती है। डिक्रीज फिब्रिनोपेप्टाइड्स कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड। फैक्टर 13 या फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज एंजाइम दैट क्रॉस लिंक्स फिब्रिन। ठीक है, टीपीए होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, causes the conversion of plasminogen into plasmin which causes fibrinolysis। एमसीक्यूज क्या क्या है? एमसीक्यूज आते होते हैं कौन सा फैक्टर है जो एक्सट्रिंसिक में होता है, कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है इन पाथवेज में, कौन सा फैक्टर है जो कि स्टार्ट करता है जब इंजरी होती है तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू आता है फिब्रिन का, फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये टीपीए का एमसीक्यू आ जाता है। प्लाज्मिनोजिन या प्लाज्मिन क्या करता है, फिब्रिनोलाइसिस। ये जो है ना 5-6 एमसीक्यूज यही आपके आते हैं कोएगुलेशन पाथवे में से। तो जब आपने कोएगुलेशन पाथवे करना है ना तो आपने इनके नामों पे फोकस करना है, नाम याद करने हैं। आपने इनके ये नहीं फोकस करना कि 12 ए में बनता है, 3 ए में बनता है तो कैसे बनता है। फोकस इस चीज पर करना है कि कौन से पाथवे में कौन सा फैक्टर आता है। ठीक है, इस तरीके से याद करना है आप। फिर आ जाओ वॉन विलिब्रेंड डिजीज पे। तो वॉन विलिब्रेंड डिजीज उसने आपको एक पैथोलॉजी बताई है कि फैक्टर 8 एंड वॉन विलिब्रेंड टिश्यू फैक्टर बोथ डिक्रीज, सो ब्लीडिंग टाइम विल बी प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। पीटी पीटीटी भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, आपके पास फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, इसको बुक में अब बेसिकली उसने कह लो ब्रेक डाउन करके आपको दिया हुआ है। फिर पैथोलॉजी में हीमोफीलिया ए क्लासिक हीमोफीलिया होता है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी। हीमोफीलिया बी जो होता है वो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, उसको क्रिसमस डिजीज कहते हैं। वॉन विलिब्रेंड डिजीज मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोएगुलेशन डिसऑर्डर है। अच्छा, अब इसमें से ना अगर आप कह लो ना कि एमसीक्यूज का देखो डिफिकल्टी लेवल होता है, सीपीएसपी ना आपकी करता है रिलेटिव मार्किंग। रिलेटिव मार्किंग होता है जो एमसीक्यू जितना मुश्किल है उसके उतने ज्यादा मार्क्स हैं, आसान एमसीक्यूज या रिपीट एमसीक्यूज के कम मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम हर चैप्टर में से भी निकाल लें ना कि सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल इस चैप्टर में से कौन सा आ सकता है जिसके 2 नंबर होते हैं, तो वो आपको ये एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोएगुलेशन डिसऑर्डर कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन अक्वायर्ड कोएगुलेशन डिसऑर्डर कौन सा होता है। ठीक है, ये या मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और डेफिशिएंसी में फर्क है, वो कौन सी होती है। मोस्ट कॉमन म्यूटेशन कौन सी होती है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो सुनने में तो एक जैसी लगती हैं लेकिन इनके मतलब डिफरेंट होते हैं, और यही सवाल होते हैं जो मुश्किल होते हैं, रिपीट भी होते हैं लेकिन मुश्किल होते हैं और इनके नंबर ज़्यादा होते हैं। सबसे कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर वॉन विलिब्रेंड है। फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन सबसे कॉमन प्रोथ्रोम्बिक जेनेटिक डिफेक्ट है। ये एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आता है फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन इस पॉइंट म्यूटेशन रिजल्टिंग इन आर्जिनिन टू ग्लूटामीन सब्सटीट्यूशन। ये याद करना है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेरिडिटी थ्रोम्बोफिलिया फैक्टर 5। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया। अच्छा, इनहेरिटेड और अक्वायर्ड दोनों में फर्क है। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, ये याद करने। फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी
या फैक्टर 5 लेडन की म्यूटेशन कॉजेस थ्रोम्बोसिस मोर देन ब्लीडिंग। ठीक है, ये डेफिशिएंसी और म्यूटेशन का डिफरेंस, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। इंडिविजुअल्स हु आर होमोजाइगस फॉर फैक्टर 5 लेडन हैव हाई इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस। अच्छा, किसी को अगर यहाँ पर, क्योंकि थ्योरी में लिखा है ना, मुश्किल होती है, तो डबल ए में भी आपके यही पॉइंट्स लिखे हैं, चाहे तो डबल ए से याद कर लो, चाहे तो यहाँ से याद कर लो। लेकिन ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना कि आपने म्यूटेशन पर, अक्वायर्ड पर, इनहेरिटेड पर, इन पे फोकस करना है। ठीक है, इसको अपने जहन में रखो। देखो जाहिर है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप, मैं आज ही लेक्चर दूंगी ना तो आपको आज ही ये सारा याद हो जाएगा और आप 10/10 स्कोर कर लोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आपने अब ये खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से याद करना है। तो आप ये चीज़ें मार्क कर लो, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो इन चीज़ों को कैसे याद करना है, ये मेरा काम है कि मैं आपको इस चीज़ में हेल्प करूँ। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है प्रोटीन सी डेफिशिएंसी। प्रोटीन सी डेफिशिएंसी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स। कंडीशन कैन बी माइल्ड और सिवियर। ठीक है, इंडिविजुअल्स विद माइल्ड प्रोटीन सी डेफिशिएंसी एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डीवीटी। Warfarin induced skin necrosis is a condition in which skin and subcutaneous tissue death occurs due to acquired protein C deficiency। अब ये प्रोटीन सी ना आपके क्लॉटिंग पाथवे के अंदर यूज होता है। इसकी डेफिशिएंसी में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। ठीक है, ये उसका बताया हुआ है। उसके बाद आपके पास फैक्टर 8 आता है। फैक्टर 8 का बताया कि फैक्टर 8 के दो कंपोनेंट्स होते हैं। स्मॉल कंपोनेंट हीमोफीलिया ए में, ये सवाल आ जाता होता है हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 का कौन सा कंपोनेंट डेफिशिएंट होता है। लार्ज कंपोनेंट वॉन विलिब्रेंड में फैक्टर 8 प्रोड्यूस किससे होता है, एंडोथेलियल सेल से और लिवर सेल से। ठीक है, लिवर फेलियर के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स आर लो एक्सेप्ट फॉर फैक्टर 8। क्यों? क्योंकि उसकी पैराडॉक्सिकल सुप्रा नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है, बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स आल्सो। ठीक है, लेकिन अब फैक्टर 8 की क्लियरिंग के लिए ना हमें गुड हेपेटिक फंक्शन चाहिए। जब हेपेटिक फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि फैक्टर 8 क्लियर नहीं होगा आपका सही तरीके से, तो उसकी वजह से आपके पास ना फैक्टर 8 की एक इंक्रीज प्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हीमोफीलिया ए और बी का। उसने आपको बताया है कि इसमें हीमार्थ्रोसिस होता है, वही बात आ गई कि डीप ब्लीडिंग होती है, क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर है ना। आपने उसमें क्या देखना है, एपीटीटी देखना है। ये उसने आपको ना पेपर के सवाल सॉल्व करने के तरीके बताए हैं। आईटीपी और टीटीपी में आपके पास क्या होगा, सुपरफिशियल ब्लीडिंग होगी, आपने ब्लीडिंग टाइम देखना है। वॉन विलिब्रेंड डिजीज के अंदर क्या होगा कि ओनली ब्लीडिंग टाइम एंड एपीटीटी विल बी इंक्रीज, बाकी सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। डीआईसी में क्या होगा, डीआईसी में सारी तीनों लैब वैल्यूज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, प्लेटलेट भी, एक्सेप्ट फॉर प्लेटलेट एंड फिब्रिनोजन, ये डिक्रीज होते हैं। इट इज कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। डी डाइमर इसका सबसे बेस्ट टेस्ट है जो हम करते हैं। ब्लीडिंग डायथीसिस in patients with acute promyelocytic leukemia is generally attributed to DIC। ठीक है, initiated by release of procoagulant leukemic cells। उसके बाद आपके पास आ जाता है कुमरीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब बेसिकली ना ये आपके पास उसने आपको ये बता दिया है कि हमारे पास ये जो कुछ ड्रग्स हैं ना, ये इस चीज़ के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि इस क्या ना आपको डाइक्यूमरॉल का और डाइमर कैप्रोल का ये आ जाता होता है कि इनका ब्लीडिंग टाइम पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज कराते हैं, तो ये आपको उसका बताया है। ठीक है, अब क्यूमरिन क्या होता है। ठीक है, कोमरिन बेसिकली होता है आपके पास एक कंपाउंड जो कि प्लांट्स या फंजाई में आता है, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उससे जो ड्रग्स बनते हैं ना, ये आपको उन ड्रग्स का बताया है। उसमें आपके पास डाइक्यूमरॉल होता है और वॉरफरिन होता है। ठीक है, ये दो ड्रग्स हैं जो कि इस चीज से बनते हैं, तो ये आपको उसने बताया हुआ है। ऐसे पेपर में ना कह लो कि वो पूछते नहीं होते कि ये किससे बनता है किससे नहीं, सिर्फ आपको इन ड्रग्स का ना वो नाम दे देते होते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइमर कैप्रोल। अच्छा, अब पेपर में ना अक्सर बच्चे जो है ना वो इसको और इसको कंफ्यूज कर देते होते हैं।
तो ये आपने जो है ना इसका डिफरेंस याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट आता है। ठीक है, डाइक्यूमेरॉल और वॉरफरिन ये दोनों एक अलग चीज़ है। डाइमर कैप्रोल एक अलग चीज़ है। डाइमर कैप्रोल में क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है, डाइक्यूमेरॉल में क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, ये पास पेपर्स का सवाल है, ये डबल ए से भी बेशक क्रॉस चेक कर देना। उसके बाद आपको बताया है कि रेड पॉइजन जो होता है वो विटामिन के का साइकिल ब्लॉक करता है। ठीक है, सेम इफेक्ट एज वारफरिन ओवरडोज। फिर आपको बताया है कि इंक्रीज इन प्लेटलेट टाइम पीटी। ठीक है, यूज फॉर एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ लेड एंड मर्करी डाइमर कैप्रोल यूज होता है, ये कॉज करता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और इंक्रीज इन ब्लीडिंग टाइम। फिर हेपरिन वारफरिन का डिफरेंस, हेपरिन क्या करेगा, हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, वही बात आगे कि इंट्रिंसिक पाथवे का होता है, वारफरिन एक्सट्रिंसिक का होता है। उसके बाद ये किन फैक्टर्स पर एक्ट करता है ये आपने याद करना है। फिर इनके ना इफेक्ट्स हैं, हेपरिन नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, वारफरिन हमारे पास ना सिंथेटिक होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी रूट, तो ये मैंने आपको बताया था ये सवाल आ जाता होता है, आईवी हम कौन सा देते हैं, ओरल हम कौन सा देते हैं। ओवरडोज की केस में हम क्या देते हैं ट्रीटमेंट, तो प्रोटामीन सल्फेट मैंने आपको बताया था हेपरिन की है, और वारफरिन की एक्यूट और क्रॉनिक ट्रीटमेंट फर्स्ट पेज पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी है विटामिन के और एफएफपीज। ये आपके पास ना वारफरिन की ट्रीटमेंट है अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो। उसके बाद कोएगुलेशन कास्केड हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपके पास आ जाता है हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स जो होते हैं ना, ये आपके पास वो स्टेट्स होते हैं जिनमें ब्लड थिक हो जाता है। कंजेनिटल में फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन, प्रोटीन सी एस एंटी थ्रोम्बिन 3, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। ठीक है, ये आपके कंजेनिटल है। अक्वायर्ड में क्या है, एंटी फॉस्फोलिपिड, मलिग्नेंसी, सर्जरी, प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, ओल्डर एज। ठीक है, इसमें से ये सारे याद करने हैं, किसी को सारे नहीं याद होते तो फैक्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। ठीक है, और इधर से एंटी फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। ठीक है, ये आपके डेफिशिएंसी के हैं कॉजेस। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं हाई यील्ड पॉइंट्स। मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन बेसिकली कौन सा है, ल्यूकीमिया। ठीक है, ये वही बात आ गई जो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन एएलएल है, मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया इन एडल्ट्स इज एएमएल। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना इस सीपीएसपी के हवाले से ज़रा मॉडिफाई कर लेते हैं। सीपीएसपी आपको अक्सर जब सवाल देते हैं ना एडल्ट्स के हवाले से, तो वो सीएलएल का सिनेरियो ज़्यादा देते हैं। ठीक है, वैसे सबसे कॉमन ल्यूकीमिया एडल्ट्स में एएमएल होता है। ठीक है, लेकिन जब सीपीएसपी में ये सवाल आता है ना, तो वो ज़्यादा सवाल के लिहाज से प्रेफरेंस सीएलएल को देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव न्यूक्लियर स्टेनिंग फॉर टीडीटी यानी डीएनए पॉलीमरेज इज अ हॉलमार्क ऑफ एएलएल, ये उसने आपको बताया है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी इज पर्निशियस एनीमिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पर्निशियस एनीमिया is basically loss of stomach cells which make intrinsic factor. सबसे कॉमन कॉज ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी अल्कोहल होती है। फिर उसको पीएनएच का बता दिया आपको कि पीएनएच इज कॉज बाय अक्वायर्ड डिफेक्ट इन सेल मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस सिकल सेल में होती है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में होती है, इंट्रावेस्कुलर होती है पीएनएच में, G6PD में। हेरी सेल लुकीमिया लिम्फ नोड्स आर बेसिकली स्पेयर्ड। ये हेरी सेल लुकीमिया जो होता है ना, ये आपके पास एक वेरिएंट होता है ऑफ लुकीमियाज, जो कि उसकी कह लो कि आप स्मेयर टाइप के ऊपर ना डिफरेंशिएट किया होता है हेरी सेल लुकीमिया को, कि वो जो सेल्स होते हैं ना उनकी अपेयरेंस होती है थोड़ी सी एक हेयर लाइक अपेयरेंस होती है, तो इसलिए इसको हेरी सेल लुकीमिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ये होता है कि एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाती है बी लिम्फोसाइट्स की इन हेरी सेल लुकीमिया। तो उस हेरी सेल लुकीमिया का आपको बताया हुआ है इसमें कि इसमें बेसिकली लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्पेयर हो जाते हैं। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बता दी है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज इंडिकेटेड इन न्यूबॉर्न अगर उसका बिलीरुबिन होता है मोर देन 20। ये एज सच पेपर में नहीं आता, पर चलो पता हो तो अच्छा है।
फिर लैब स्कोर बता दिया आपको, लैब स्कोर डिफरेंशिएट करता है बिटवीन ल्यूकेमॉइड रिएक्शन एंड लुकीमिया, ठीक है, लो होता है ल्यूकीमिया में, हाई होता है ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के अंदर। ब्लास्ट सेल्स एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस में होते हैं। उसके बाद ये रिकमेंडेड डोजेस, अच्छा फॉलिक एसिड का रिकमेंडेड डोजेस गायनी के पेपर वालों ने याद करना है, ठीक है। वैसे ये पेपर में नॉर्मली जो जैसे मेडिसिन सर्जरी के पेपर्स होते हैं ना, इनमें तो ये कम आता है सवाल, लेकिन गायनी के पेपर वालों ने फॉलिक एसिड और आयरन का डोज याद करना है, उनके पेपर में आ जाता होता है, ठीक है। सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज इज हेमेटोलॉजिकल चेंजेस, ये जस्ट जनरल स्टेटमेंट है। सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल मोस्ट वाइडली डायग्नोस्ड बाय पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, ठीक है। पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी का फिर मैंने आपको बताया था, इसमें उसने ये बता दिया है कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है एंजाइम डेफिशिएंसी की, सबसे पहली कॉमन कॉज यानी सब मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी G6PD है, सेकंड मोस्ट कॉमन है पायरुवेट काइनेज, ठीक है। यहाँ पर हमारा हिमेटोलॉजी का लेक्चर जो है ना वो एंड हो गया है, यहाँ पर हमने हिमेटोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। किसी को यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है?